तो आज हम अब कक्षा 6 के विज्ञान का अध्याय 2 जो है भोजन के घटक, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले कहा अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता था। तो चपाती मतलब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स था, यही चीज़ बताना चाह रहा है। तो इसमें आटा और पानी का उपयोग किया गया था। तो ये हो गया इनका इंग्रेडिएंट्स। दाल, जैसे दाल में क्या सब लग गया, तो दाल में कच्चा दाल लग गया, और उसके बाद पानी, और इसमें हल्दी, नमक, ये सभी इंग्रेडिएंट्स इनके बनाने में प्रयोग किए गए। और बैगन का भरता जो पिछले अध्याय में बताया गया है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम ये जो है साउथ का भोजन है। मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो ये सब ही हो सकते हैं। अब इसके बाद इसमें और ये जो भी पढ़े हैं इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो बस समझ लीजिए, और कोई ख़ास इसका आगे उपयोग नहीं है। ये जो है वर्ग 6 की जो है एनसीईआरटी विज्ञान जो है मुख्यतः क्रियाकलाप पर ही आधारित है। ये छोटे बच्चों के आधार से बनाया गया है कि उसे क्रियाकलाप के आधार पर समझाया जाए। जैसे रोटी है, सब्जी है, तो वो उसके आधार पर बताया जाएगा तो अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन हमें इसमें से कुछ जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें निकालना है, तो हम उस प्रकार से पढ़ेंगे। बुक वही रहती है लेकिन सबके पढ़ने का अंदाज अपने अपने फोकस के अनुसार होता है। क्रियाकलाप 1 में देखिए क्या रहा है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। हो सकते हैं इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। इसमें भी कोई खास कुछ नहीं है। अभी तक यहाँ तक जो पढ़े हैं इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जैसे कि नोट किया जाए और उसे याद करके रखा जाए। कोई ऐसा फैक्चुअल पॉइंट हमें नहीं मिला है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? इसमें भी कोई खास ऐसा पॉइंट नहीं है। 2.1 में देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है? पादपों से मिलता है। पंजाब का भोजन है मक्के की रोटी, दाल या मांस का व्यंजन जिसमें कि राजमा दिया गया है, सब्जियां में सरसों का साग दिया गया है, और अन्य व्यंजन दही, घी है। आंध्र प्रदेश का चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुंदरू, मट्टा, घी, अचार। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसमें कुछ न कुछ आपको पॉइंट मिलेंगे। जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ये जो हम कोई भी कच्ची सामग्री कोई भी जो भोजन करते हैं, खाते हैं, उसमें कुछ न कुछ घटक है। कच्ची सामग्री जैसे हम खीरा ही खा लिए, या हम मूली खा लिए, या ऐसे ही और भी जो है कुछ न कुछ उसमें घटक होते हैं। तो यही घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक। इस घटक को क्या कहते हैं? पोषक।
न्यूट्रिएंट। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, जिसको हम फाइबर कहते हैं, ये भी होते हैं तथा जल भी शामिल है। और ये जल भी है, जल का भी उपयोग है। जल हमें भोजन पचाने में मदद करता है, जिनकी हमारे शरीर की को आवश्यकता है। ये सभी पॉइंट जो है याद करने योग्य है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? नहीं, सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी कैसे उपलब्ध होंगे? एक साथ सभी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपस्थित है कि नहीं है, उसी का परीक्षण करने के लिए बताया जा रहा है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आयोडीन का होगा और कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा, ये तीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच के लिए हमें रहना आवश्यक है। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पोषक तत्व की जांच के लिए आवश्यक विलयन। तो इसमें क्या सब आवश्यक विलयन हो सकता है? तो इसमें हो सकता है आयोडीन, कास्टिक सोडा, और कॉपर सल्फेट। ये तीनों ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम सर्वप्रथम करने वाले हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे किस किस रूप में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट या मंड या शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। आयोडीन का तनु विलयन लीजिए। आयोडीन को एकदम से उसमें पानी में मिला करके उसका जो है कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करना है। जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल सकता है। ये देखिए 100 मिलीलीटर में कितना 10 ग्राम दिया है कास्टिक सोडा, और ये 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम दिया है कॉपर सल्फेट। और आयोडीन जो है तनु विलयन बनाने के लिए आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंद दिया है टिंचर आयोडीन। वैसे ऐसा ये प्रश्न तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि पॉइंट कि कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर जल में हम कितना देते हैं तो वो कॉपर सल्फेट घोलने लायक बन जाता है, जिससे कि हम कार्बोहाइड्रेट का जांच सही प्रकार से कर पाएँ। तो 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम और ये कास्टिक सोडा 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं।
परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया, या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये रंग कैसा बदलता है आयोडीन की उपस्थिति में। खाद्य पदार्थ की जो है कोई भी कच्ची सामग्री है और उसमें हम आयोडीन डालते हैं तो ये रंग बदलता है किस रंग में, तो ये नीला या काला हो जाता है। मेन पॉइंट जो है हम उसको पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण, ये तो था कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट प्लस आयोडीन रहेगा तो वो नीला या काला हो जाएगा। नीला या काला नहीं हो रहा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठोस से हम कुछ पता नहीं कर पाते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति आयोडीन की उपस्थिति के साथ ये नीला या काला रंग दर्शाता है। और ये जो है प्रोटीन के साथ क्या सब हम दिए, प्रोटीन प्लस कॉपर सल्फेट, तथा कॉस्टिक सोडा। ये सभी दिए तो ये रंग कैसा हो गया, बैंगनी रंग हो गया। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कूटते समय कागज नहीं फट जाना चाहिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा की उपस्थिति, कागज पर तेल का जो है धब्बा वो दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। वसा का परीक्षण हम करते हैं किस प्रकार से, उसमें कागज पे अगर हम कोई भी खाद्य पदार्थ देते हैं तो तेल है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह वहाँ पे वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। आपसे इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व हैं और कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं।
बस यही 3 नहीं, विटामिन, खनिज, लवण भी रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसी को वसा कहते हैं। यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से हमको क्या होता है? अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं और 100 ग्राम ही फैट भी लेते हैं तो हमको 100 ग्राम फैट से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन किसको किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को और वसा को। अब देखिए, वसा के कुछ स्रोत पादप स्रोत और जंतु स्रोत हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। देखिए, इसमें ज़्यादातर मोटे अनाज हमको देखने को मिलेंगे, चावल, बाजरा, गेहूँ, ये सब हैं। आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, शकरकंदी, ये सभी हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जिससे कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये जो है पादप स्रोत वसा के हैं, जो कि पादप से मिलते हैं। मूंगफली, गिरी, तिल, ये सभी, जिससे कि फैट हमें मिलता है। ये प्लांट के पार्ट हैं। और ये हैं जंतु के सोर्स हैं, जैसे अंडा, मछली, मांस, इस सब से हमको फैट मिलता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब हमसे पूछा जा सकता है कि शरीर वर्धक भोजन किससे प्राप्त होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा, जैसे कोई बीमारी होता है तो उस समय में विटामिन ही काम करता है। विटामिन ही रोगों से हमको मजबूती प्रदान करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करता है। तो अब देखिए, हम ये लिख सकते हैं, विटामिन से हमको क्या होता है? रोगों से सुरक्षा। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सभी विटामिन है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट भी, कैप्सूल भी मिलता है, जिसमें ये सभी विटामिन मौजूद होते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन ए क्या करता है? त्वचा, स्किन और आँख को स्वस्थ रखने में काम आता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होती है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन, चित्र ये कुछ दिए गए हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपको जो प्रश्न दिया गया था उसका ये यहाँ पर जवाब है। अधिकतर जो है होते हैं खाद्य पदार्थ, उसमें एक से अधिक पोषक प्राप्त होते हैं। इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है।
सभी बराबर ही नहीं रहेंगे, किसी में कोई पोषक ज़्यादा है तो किसी में कोई पोषक ज़्यादा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है, मतलब चावल में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे का ही दूसरा नाम है रुक्षांश। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियों से होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छिला या मसला तथा जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। क्रियाकलाप 3 का कहना यह है कि हम जो कोई भी फल फूल खाते हैं या कोई भी सब्जियां हैं उसमें जल की मात्रा होती है। ये तो सही बात है, जल तो रहता ही है, उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जल चले जाता है, यही चीज़ कहना होता है। अब कह रहा है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में सब कुछ होना चाहिए हमारी थाली में। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सही पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। सब्जी को अगर हम उबालते हैं या कुछ भी है तो उसका जो है पानी हमको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से कुछ पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं।
विटामिन सी जो है गर्मी से नष्ट हो जाता है। अगर हम कोई पका हुआ भोजन करते हैं तो उसमें हमको विटामिन सी मिलने का संभावना कम होता है। जैसे हम संतरा नींबू खाते हैं तो ये हम पका हुआ नहीं खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं, तो हमको उससे विटामिन सी प्राप्त होता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करें? एकदम उचित होगा। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए सही नहीं है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अत्यधिक वसा मतलब मोटापा। अभावजन्य रोग क्या होता है? डिफिशियंसी डिजीज। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना। प्रोटीन की कमी से बालों का रंग उड़ता है। देखिए प्रोटीन की कमी से क्या सब होता है? वृद्धि, उसका ग्रोथ रुक जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाता है, बालों के रंग का उड़ना होता है, सफ़ेद हो जाएगा, और त्वचा से रिलेटेड कुछ न कुछ बीमारी होगी। इसके लिए प्रोटीन की कमी से ऐसा होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों उपस्थित नहीं हैं तो उसका जो है ग्रोथ रुक जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। कुछ ऐसे ही विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। विटामिन ए की कमी से होती है छिन्नता, दृष्टिहीनता, नाइट ब्लाइंडनेस, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हमारी आँख की रोशनी जा सकती है। विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी दुर्बल पेशियाँ, मतलब से मांसपेशी में कमजोरी आ जाएगी और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, मसूढ़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, विटामिन डी की कमी से ये हो जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता ये हो जाती है। लोहा की कमी से और रक्तता हो जाती है, जिससे के कारण हमको कमजोरी होने लगता है। इस प्रकार आपका अध्याय 2 समाप्त हो गया। इसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए।